कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था वैद्युत आवेश तथा उसका क्षेत्र। आज हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ ही लिया था कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में सीखा था। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमने निकाला था, वो हमारा कितना आया था, P = Q × 2L, अर्थात उन आवेशों के किसी भी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी का जो भी गुणनफल होता है वह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता था। और फिर हमने देखा था कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है वो कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो विस्थापन होता है वो भी सदिश है, और P भी कौन सी राशि होगी, सदिश। क्यों? क्योंकि इसके परिमाण के साथ इसकी दिशा भी होती है। आज हम लोग उसी के आगे सीखेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है वो दो समान आवेशों के समान परिमाण के आवेश होते हैं, जो विपरीत आवेश होते हैं, उनके कारण बना है। और चूंकि आपको पता है कोई भी आवेश क्या बनाता है, अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र बनाता है, इसलिए सामान्य सी बात है कि जो वैद्युत द्विध्रुव है वो भी क्या बना रहा होगा, वैद्युत क्षेत्र बना रहा होगा। अब अगर वो वैद्युत क्षेत्र बनाएगा अपने ओर, तो कैसे कैसे बना सकता था। तो हम देख रहे हैं कि एक अगर इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है +Q, हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले लिया -Q टू +Q, तो हम देखते हैं कि ये इस एक्सिस पे, इसके अक्ष पे या तो इधर कहीं बना सकता है, कोई भी एक बिंदु हो सकता है। किसी भी बिंदु पे आपको निकालने कह दिया जाए कि इस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, कहीं भी निकालने कह दिया जाए, या ऐसी कंडीशन हो सकती थी आपको इधर कहीं दे दिया जाए। तो आप जा कहाँ रहे हैं, इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पे ही, या तो इधर या तो उधर जाएंगे। तो आप कह सकते हैं, इसका मतलब एक कंडीशन तो ये है कि आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए आपको कहा जाएगा कि उसकी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय अवस्था में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती थी, दूसरी दशा ये हो सकती थी कि आपसे कह दिया जाता कि कोई पॉइंट ऐसे है और ये इस पे कैसा परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रा कराया, तो ये इसकी कौन सी स्थिति कहलाती है, अनुदैर्घ्य। ये बिंदु P था, आपसे कहा गया यहाँ पे निकालो या यहाँ निकालो, यहाँ पे पॉइंट था, हमने इस पे परपेंडिकुलर कराया। तो इस पॉइंट पे अगर निकालने कह दिया जाए और ये इसके मिड पॉइंट से कितना हो, L हो, मतलब इनकी जो बीच की दूरी आपको पता है टोटल 2L होती थी, ऐसा इसके बीच के पॉइंट से अगर ये ऊपर या नीचे कहीं भी कह दिया जाता तो इसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। क्यों? क्योंकि अगर बीच से ये ऐसे बनाए तो आपको पता है ये कौन सी लोकेशन बनाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज बनाएगा, इसीलिए इसको इक्वेटोरियल पोजीशन भी कहते हैं। तो या तो आपको इक्वेटोरियल अनुदैर्घ्य स्थिति में आपसे कहा जा सकता था, या तो इसकी अक्षीय अवस्था में कहा जा सकता था, और एक तीसरी स्थिति भी बन सकती है, वो इसकी क्या है, जनरल लोकेशन। कहीं मान लीजिए पॉइंट यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, कहीं भी इधर उधर कोई बिंदु हो जाए, उस बिंदु पे हम कहेंगे सामान्य बिंदु या सामान्य अवस्था में, जनरल लोकेशन पे आपको कह दिया जाए बिंदु P है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र निकालो। तो आपको तीन स्थितियां हो सकती थी, अक्षीय अवस्था में, दूसरे की अनुदैर्घ्य स्थिति में, तीसरा आपका कोई भी जनरल लोकेशन जो आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, जरूरी लगाएगा तो करवा दिया जाएगा, अन्यथा इसको हम लोग छोड़ देंगे। तो हम पहली दो स्थितियों पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना सीखेंगे। तो हमारी पहली स्थिति कौन सी होगी, अक्षीय अवस्था में, एक्सियल पोजीशन पे हम लोग कैसे निकालेंगे। चलिए हम लोग बढ़ना चालू करते हैं उसकी एक्सियल पोजीशन पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालने के लिए। मैंने इसीलिए लिख दिया है कि आपका जो है समय, बहुमूल्य समय किंचित मात्र भी नष्ट ना हो। तो देखते हैं अक्षीय अवस्था में हम क्या लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय अवस्था में उत्पन्न किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या डायरेक्ट मैं इस लाइन को मैं ऐसे ही लिखे दे रहा हूं कि अक्षीय अवस्था में, कैसे निकाल रहे हैं, अक्षीय अवस्था में, ठीक है, अक्षीय अवस्था में, इसको कहेंगे एक्सियल पोजीशन, ठीक है, एक्सियल। क्या बनाना है हमको, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाना है। हम कहेंगे माना कि हमारा वैद्युत द्विध्रुव किसी के परावैद्युतांक वाले कोई भी माध्यम, अगर वायु में है तो वायु में K की वैल्यू 1 हो जाती है। हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर उसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट 1 ही लेना तो आप ऐसे कह सकते हैं कि माना कि हमारा वैद्युत द्विध्रुव -Q + Q कहाँ पे रखा हुआ है, कनिकाय का एक वैद्युत द्विध्रुव वायु में स्थित है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 2L है। और इनके बीच की दूरी परस्पर कितनी है, 2L है। आवेश क्या है परस्पर, परिमाण में समान किंतु दिशा में क्या है, विपरीत है। सॉरी, इनकी कौन से हैं, ऋण है, परिमाण में समान तथा आवेश में क्या है, विपरीत है।
तो हमने कहा इसकी अक्षीय अवस्था में एक बिंदु कितना था, हमने कहा एक बिंदु P था। इस बिंदु P पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालनी है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। तो हम क्या कहेंगे, हमने कहा कि इसके मिड पॉइंट से अगर हम ये दूरी अगर मान लेते कितनी है हमारी R, कितनी है R। अगर मिड पॉइंट से R है तो आप बताओ, क्योंकि आपको अगर मिड पॉइंट कह दिया गया O है तो आप मिड पॉइंट से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि आपको अभी तक आपने जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना सीखा है वो पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश के कारण निकालना आपको आता है। आपको पता है कोई भी बिंदु आवेश रखा हो उससे आप कितनी भी दूरी पे R दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। और आपने वो निकालने के लिए सीखा था, क्या सीखा था, E बराबर होता है 1/4πε0 के इंटू के। हम 1 ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि हम मान लेते हैं जो परावैद्युतांक रखा हुआ है इनके बीच वो परावैद्युतांक क्या है, कोई भी परावैद्युतांक क्या है, वायु ही है। और कोई भी मटेरियल हम इसके बीच में डाल नहीं रहे। अगर मटेरियल नहीं डालेंगे तो उसका इफेक्ट नहीं होगा, और उसका इफेक्ट नहीं होगा तो के बराबर 1 ही रहेगा। तो हम कहेंगे E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपान R²। अच्छा, दोनों के लिए होगा, क्यों? क्योंकि इसका भी परिमाण क्यों है, इसका भी परिमाण क्यों, दोनों समान परिमाण के हैं। तो प्लस क्यू के कारण आप R² लिख सकते थे कि इनके बीच की जो भी दूरी होती, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये वाली दूरी हम तो मान ही नहीं रहे, ये दूरी हमको भी पता ही नहीं है हमारी कितनी है। लेकिन हाँ, हमको बीच से तो दूरी पता है, और हमको पता है अगर बीच से दूरी पता है तो हम कह सकते थे देख के इस फिगर को कि इसका मतलब ये भी L है, ये भी इसका L है। तो हम इस प्लस वाले से इसकी दूरी निकाल सकते थे। तो हम कह सकते थे कि प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी कितनी होगी, टोटल R है तो इतना L घटा देंगे वही आ जाएगा। तो हम कह देंगे कितना हो जाएगा, R माइनस L हो जाएगा। अब अगर आपसे कोई माइनस क्यू से पूछे तो आप माइनस क्यू से भी निकाल सकते हैं। माइनस क्यू से कितना निकालेंगे, तो ये R था और ये इधर L वाला जोड़ लेना, तो कितना हो जाएगा, R प्लस L हो जाएगा। और अब आपको दूरी आ गई तो आप बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। एक बार प्लस क्यू के कारण निकालेंगे, एक बार माइनस क्यू के कारण निकाल लेंगे। फिर आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सदिश है। तो मैं पहले एक स्टेप चलता हूं, मैं कह दूंगा कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस अगर आप लिखना चाहें तो इतना लिख सकते हैं कि माना माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश का वैद्युत द्विध्रुव या ब्रैकेट में निकाय वायु लिखा है, हमने तुरंत कह दिया कि हमारा वन है ना, वायु में स्थित है। इनके बीच की परस्पर दूरी 2L है, ये आप लिख लेंगे। फिर आप कहेंगे इसके अक्षीय अवस्था में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, आप लोग लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये लाइन आपकी हो जाएगी। फिर आपको जब निकालना होगा तो आप कहेंगे चूंकि प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी R माइनस L है, अतः प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु अक्षीय अवस्था में स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की, हम इसको अगर E1 मान लेना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आपको पता है जो वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी होती है, तीव्रता होती है, वो सदिश राशि होती है। तो प्लस क्यू के कारण आपको पता कहाँ जाएगा, बाहर की ओर, क्योंकि आपको पता प्लस के कारण बाहर की ओर। तो E1 की दिशा किधर होगी, बाहर के कारण होगी। तो अब आपने कहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो माना हमने इसको E1 माना है, तो E1 किसके कारण है, प्लस क्यू के कारण है, ठीक है। या इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं E प्लस क्यू, एक ही चीज है कि हाँ प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E1 ना लिखिए आप लोग, E प्लस क्यू ही लिख लो, अगर ये ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, इससे स्पष्ट होता है। E प्लस क्यू, यहाँ भी हम लिखे दे रहे हैं E प्लस क्यू के कारण कहाँ, बाहर की ओर। कितना हो जाएगा, तो आपको पता है 1/4πε0 के की वैल्यू आपकी 1 है, इंटू इसका परिमाण कितना है, क्यों है, दूरी R² होती है, तो R² की आपको इनके बीच की दूरी कितनी लिखेंगे, R माइनस L का होल स्क्वायर। इक्वेशन 1 हो गया। अब माइनस क्यू के कारण हम लोग निकाल लें कि माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू
आवेश के कारण अक्षीय अवस्था में स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैं उसी तीव्रता को लिखूंगा जो कि माइनस क्यू के कारण आप लिख रहे हैं, तो आप कितना कहेंगे, इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू क्यू अपान दूरी का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी दूरी कितनी है, r प्लस एल है। अब आपसे पूछा जाए माइनस के कारण किधर की ओर होती, तो आप कहेंगे माइनस के कारण ये अंदर की ओर होती, क्योंकि आपको पता है वैद्युत क्षेत्र माइनस के कारण कहाँ, अंदर की ओर। तो ये ई माइनस क्यू हो गया। अब बताओ, क्योंकि सदिश राशि है, दिशाएं एक दूसरे के अपोजिट है, तो आपको पता है तुरंत क्या होती है, घट जाती है। अर्थात इनका अगर हमको परिणामी निकालना पड़े तो आप कहेंगे क्या होगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगा क्या, E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू। देखो तो परिणामी क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे E इक्वल टू E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू। अच्छा, अब कहोगे सर ये E माइनस क्यू से प्लस क्यू नहीं घटाएगा, तो आप याद रखिएगा हमेशा बड़े वाले से छोटा घटाते हैं। तो अब कहोगे बड़ा कैसे, ये E प्लस क्यू बड़ा क्यों हो गया, तो आपको पता है कि जो दूरी होती है, आवेश जितना दूरी ज्यादा बढ़ता जाएगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है तीव्रता। तो इसका जो प्लस क्यू के कारण बिंदु P ज्यादा नजदीक है, इसका मतलब प्लस के पास में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो प्लस के कारण बन रही होगी ज्यादा होगी। माइनस क्यू के कारण दूरी बहुत ज्यादा है, तो इसके कारण यहाँ पे इसकी बनाई गई तीव्रता कम होगी। तो इसका मतलब प्लस क्यू के कारण बनाई गई तीव्रता E प्लस क्यू ज्यादा है और माइनस के कारण वो छोटा है, इसलिए हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो इसलिए आप इसको दिखाना चाहें तो आप लिख देंगे E प्लस क्यू बड़ा है किससे, E माइनस क्यू से, ठीक है। इसलिए आप क्या कर रहे हैं, इसको घटा रहे हैं। अब मैं ऊपर वाली थोड़ी सी लाइन मिटाता हूं और मैं यहाँ लिखना थोड़ा चालू करते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, आसान प्रश्न है। अब केवल क्या करना है, आपको गणितीय संक्रियाएं करनी है, केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप वही करिए। आपका जो भी परिणामी हल आएगा आ चुका होगा। तो हम लोग E प्लस क्यू की जगह पे ये वैल्यू रखते हैं, E माइनस क्यू की जगह पे ये रख लेते हैं। तो हमारा E कितना होगा, आप कहेंगे 1/4πε0 के। अच्छा, जो भी कॉमन हो तो हम देखते दोनों को घटाना है, तो ये इतना पूरा कॉमन है। यहाँ भी देखो 1/4πε0 के इंटू क्यू, ये भी कॉमन है। तो आप क्या कहोगे, ये पूरा कॉमन ले लो, अंदर जो भी बचे, तो ये पूरा कॉमन ले लिया तो कितना बचा, 1/r माइनस एल का, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, घटाया गया तो माइनस ही रहेगा, 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसी लाइन को हम लोगों को सॉल्व करना था, तो हम कहेंगे 1/4πε0 के इंटू क्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर गुणे में जाएगा, ये इधर आएगा, तो r प्लस का एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर अपान r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, मैं इसको आगे लिख लेता हूँ, आर स्क्वायर प्लस, मैं इसको सॉल्व ऐसे ही लिख देता हूँ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस का 2rl। ये माइनस वाला सॉल्व करोगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस का 2rl होता है, लेकिन बाहर वाले माइनस से गुणा होगा तो कहानी उल्टा होगा जाएगी। जो प्लस था वो किस में होगा, माइनस में होगा, जो माइनस में था प्लस में होगा, तो ये कट जाएगा। तो 2rl में 2rl जोड़ोगे तो आप कितने rl हो जाएंगे, 4rl हो जाएंगे। अर्थात आप ऊपर की जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे वो कितनी आ जाएगी, 4rl आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 4rl आ चुकी होगी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ऊपर कितना आ गया हमारा, 4rl आ चुका है। और अब हम लोग आगे सॉल्व करना थोड़ा सा चालू करते हैं, ठीक है। मैं नीचे वाली लाइन मिटा देता हूं, E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू, ये कितना आ जाएगा ऊपर का, 4rl आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4rl आ जाएगा, ठीक है। 4rl हो चुका होगा। और हमने देखो
ले लिया है डिस्टेंस कितना। अगर हम सीधे सीधे यहाँ ऐसे बात कर लें कि अगर r बहुत बड़ा हो, r बड़ा हो, किससे बड़ा हो, l से, तो l कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि आपका l कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर l 0 हो जाएगा, l कितना हो जाएगा, 0, तो आप अगर यहाँ डायरेक्ट आप किसको l की है कितना रख दो, 0 रख दो। हमने पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कराया, इसको इससे मल्टीप्लाई कराया, नीचे को डायरेक्ट ऐसे ही लिख लिया। और अब हम क्या देखते हैं कि ये कैलकुलेशन है हमारी, हम l की है दोनों में 0 रख दें, तो r स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, r की घात 4 हो जाएगा। और एक r अगर कटेगा, एक कट जाएगा, तो आपको पता है e इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू, ये 4l था, हमने इसको बदल लिया, एक बार 2l लिखा और 2 को थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ, q इंटू 2l अपान आर क्यूब। और आपको पता है, आपने पढ़ा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, Q इंटू उनके बीच की दूरी। तो आप इसकी जगह पे कितना लिखेंगे, P लिखेंगे। तो आपका यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र आया है वो कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना, Q इंटू 2l की है आपने 2P लिख लिया अपान आर क्यूब। ये आपका अदिश निरूपण है। आप इसको अगर सदिश निरूपण में करना चाहें तो आप कहेंगे कि केवल क्या करनी है, दिशा से संबोधन कर देना है। तो आप कहेंगे सदिश निरूपण कैसा हो जाएगा, सदिश लगा दो, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव भी सदिश राशि है, तो आप उस पे भी सदिश लगा दीजिए। ठीक है, तो आप कहेंगे 2p के ऊपर सदिश निरूपण कर देंगे अपान r क्यूब। ये हो जाएगा आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, अब एक चीज हमको क्या समझ में आती है कि हम पॉइंट चार्ज के कारण देखते थे, तब E किसके प्रोपोर्शनल होता था, वहां का फार्मूला का क्या था, E बराबर होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान आर स्क्वायर था। मतलब ये आपका कांस्टेंट ही था, तो कांस्टेंट हटाते हैं तो हम क्या देखते हैं, E प्रोपोर्शनल Q अपान आर स्क्वायर, अर्थात दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यहाँ पे दिखता है। और यहाँ पे ये कांस्टेंट को हटाएं तो हम क्या देखते हैं, E प्रोपोर्शनल टू 2p अपान आर क्यूब, अर्थात यहाँ दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती। कैसे, कहने का मतलब ये है कि यहाँ अगर बिंदु आवेश के कारण अगर हम थोड़ा सा दूरी को 2 गुना करेंगे तो आप वैद्युत क्षेत्र कितना कम हो जाएगा, 2 दूना 4 गुना कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ दूरी अगर 2 गुना बढ़ा दें तो 2 दूना 4 दूनी 8, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 8 गुना कम हो जाएगी। इसका मतलब ये ज्यादा डिक्रीज करता है। कौन ज्यादा डिप्लेट करता है, डिक्रीज करता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, वैद्युत द्विध्रुव, अर्थात इसमें दूरी के बढ़ने के साथ इसके घन के, या हम कह सकते हैं दूरी की क्यूब या दूरी के घन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा, अर्थात दूरी क्या होगी इसमें बहुत ज्यादा डिक्रीज होगी, किसमें, वैद्युत द्विध्रुव में। ठीक है, तो ये चीज आपको एकदम क्लियर हो गई होगी, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और मात्रक आपको निकालना है, पता है तो आपको मात्रक निकालना आता है, E बराबर F/Q से न्यूटन Q का कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है। आपसे आप पूछ लिया जाए कि इसमें जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, तो आप कहेंगे बड़ा कौन था, +Q, तो इसका मतलब आप कहेंगे ये ऐसे दिशा, और देखने में आपको लगता है आप कहेंगे टुवर्ड्स राइट, दाहिने तरफ होगी। लेकिन अभी ये हम उल्टा बना देते तो क्या दाहिना रह जाता, नहीं हो जाता, तब तो दिशा इधर की ओर हो गई होती। तो इसलिए हम कह लेते हैं कि हाँ, वैद्युत द्विध्रुव की भी दिशा माइनस से +Q की ओर होती है, इसलिए इसकी भी दिशा जो अच्छी अवस्था में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर की ओर होगी, तो आप होगे वैद्युत द्विध्रुव की दिशा की ओर होगी। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा की ओर होगी। तो ये आप लोग ये लाइन याद कर लेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश होगी। तो यहाँ तक कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम लोग यहीं आज की क्लास को ऑफ करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट।